नमस्कार दोस्तों, इंडिया की बात में आपका स्वागत है। और आज जिन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे उस पे बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मुकुंद और मुकुल। आप दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिन 3 अहम सवालों पर आज चर्चा है उसमें पहला सवाल देश के लोकतंत्र और विपक्षी राजनीति से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने अपना महाधिवेशन किया और गुजरात में किया, और साथ ही साथ होती है सीपीएम की नेशनल कांग्रेस, और यह कांग्रेस एक नया स्वरूप लेकर सामने आती है। सवाल है, क्या विपक्ष की राजनीति में कुछ नया बदलाव आ रहा है? क्या कह रही हैं ये 2 अहम बैठकें? और दूसरा सवाल जो हमारे सामने है कि जिस तरह से मोदी सरकार बौखलाई हुई है, सूचना के अधिकार का गला घोटने की तैयारी है, भ्रष्टाचारियों के नाम को छुपाने के लिए उसने डाटा डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक नया क्लॉज आया है जिस पर कोहराम मचा है। ऐसा क्या छुपा है सूचना के हथियार में कि मोदी सरकार उसे छुपाने के लिए, उसको मारने के लिए आतुर हो गई है? तीसरा सवाल, फुले। जी हां, ज्योतिबा फुले पर एक फिल्म बनी और इस फिल्म को लेकर जो कोहराम मचा सेंसर बोर्ड में, जिस तरह से इसे कट्स पर कट्स सुझाए गए और इसकी रिलीज रोक दी गई है, अब 25 अप्रैल को जानी है। इसमें जो मनुवाद पर हमला है और जिस तरह से ब्राह्मणों के आगे नतमस्तक हुआ सेंसर बोर्ड, उसके पीछे की कहानी क्या है, इन 3 सवालों पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहला मुद्दा हमारा है कांग्रेस और सीपीएम। इन दोनों ने अपनी अहम बैठकें की। सीपीएम ने मदुरई में किया, और मदुरई में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पूरी की पूरी तस्वीर एक नए ढंग के संगठन की, नए ढंग की पार्टी की सामने आई, जिसे लेकर जो गोदी मीडिया है उसने भ्रामक सूचनाएं दी। इस समय बिल्कुल नई कमान है, पॉलिट ब्यूरो भी बड़ी संख्या में नए लोग हैं, वहां की जो सेंट्रल कमेटी है उसमें भी नए लोग हैं, और एमए बेबी को कमान सौंपी गई है। इसका क्या अर्थ है? यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस ने अपना महाअधिवेशन 64 साल बाद गुजरात में किया, और इस अधिवेशन में जो एजेंडे पारित हुए हैं, क्या वे एक नई तस्वीर पेश कर पाएंगे राष्ट्रीय राजनीति के लिए? इस पर हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। मुकुल, आपका क्या पंच है? भाषा, मेरा मानना है कि दोनों अधिवेशनों में यह संदेश निकल कर आया है कि देश इस समय खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। संकट की साफ साफ पहचान की जा रही है, लेकिन अब देखना है कि इसे जमीन पर कैसे क्रियान्वित किया जाता है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? दोनों ही जगहों पे सबसे सकारात्मक बात यह थी कि आत्मचिंतन, आत्म आलोचना का स्वर दिखाई दिया। हमें खुद को बदलना होगा क्योंकि जो हमला है वो बहुत तगड़ा है। यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन आगे का जो पॉलिटिकल टास्क है उसमें कैसे लड़ाई होगी, क्या रणनीति होगी, कौन दोस्त होंगे, इसे लेकर तस्वीर अभी भी साफ नहीं, और यह चिंता का विषय है। विधानसभा चुनाव सर पर खड़े हैं, उस दिशा में आगे बढ़ना तुरंत होगा। मुकुंद, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा इसमें साफ है। जहां गुजरात के अंदर अहमदाबाद में कांग्रेस ने संविधान की बात करी है, वहीं मदुरई में सीपीएम ने हक और हकूक की जनता की बात करी है। उस पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर उसने सवाल उठाए हैं, और दोनों ने कहने ही अब विपक्ष सिर्फ अब इस गंभीर स्थिति को लेकर कुछ कहना और करने की कोशिश में है। अब देखना है वो कितना जमीन पर लोगों के बीच में ले जाके पहुंच पाते हैं और कितनी उनकी आवाज पहुंचती है जनता तक। मुकुल, जो तस्वीर दिखाई दी, मैं इसलिए बात कर रही हूँ कांग्रेस के महाधिवेशन की, एआईसीसी जो उन्होंने गुजरात में किया और उसका आखिरी दिन साबरमती के तट पर हुआ, एक संदेश दिया गया। गुजरात जो चुना गया, आपको क्या लगता है कि गुजरात चुनकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई संदेश देने की कोशिश की? आपके लिहाज से गुजरात ही क्यों चुना राहुल गांधी ने? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये बहुत जरूरी था। मुझे लगता है कि गुजरात, क्योंकि गुजरात सबसे कमजोर कड़ी मानी जा रही है कांग्रेस की, चाहे वो 2022 के चुनाव हुए विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव हुए, वहां उनकी उपस्थिति लगातार कम हो रही है। तो गुजरात, और गुजरात गुजरात मॉडल है पूरा मोदी जी का, जो गुब्बारा कहिए या मॉडल कहिए, उसमें सेंध लगाने के, गुजरात में उपस्थिति दर्ज कराने का मतलब यह है कि हम आपकी जमीन पर खड़े होकर आपको चुनौती दे रहे हैं। पहली बात तो ये। फिर वो विरासत जुड़ती है गांधी जी से और सरदार पटेल से।
तो उन पर भी एक अपना हक जताने के लिए, रिक्लेम करने के लिए कि आप जो सरदार पटेल को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमारे हैं और गांधी भी हमारे हैं। खड़गे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि गांधी जी की लाठी और चश्मा भले ही कोई चुरा ले, लेकिन उसकी विचारधारा कांग्रेस के पास है। अब ये देखना है कि इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। बात बहुत हुई है, संविधान की बात हुई है, खतरे की पहचान हुई है, लेकिन पिछड़ों की, दलितों की बात हुई है, मुसलमानों की बात हुई है। अब इसके लिए कार्यनीति किस तरह से जमीन पर होती है, और एक धमक तो उन्होंने पैदा की है कि हम आपके गढ़ में आके आपको चुनौती देंगे। एक तरह से घर में घुस के आपने यलगार का अनाउंसमेंट किया, इस तरह से भी देखा जा सकता है। मुकुंद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो अभी घटनाक्रम है सीपीएम का, एमए बेबी का जनरल सेक्रेटरी बनना और बहुत बड़े बड़े जो नाम रहे हैं उन नामों की विदाई होना, इसे लेकर मीडिया में ऐसी रिपोर्टिंग हुई है जैसे कोरोना के समय शर्मनाक रिपोर्टिंग होती थी, वैसे ही रिपोर्टिंग की गई है यहाँ पर। इसलिए बहुत जरूरी है यह जानना कि एमए बेबी का महासचिव चुना जाना, नव फांसीवादी शब्द का इंक्लूड होना, क्या संकेत देता है सीपीएम के बारे में? भाषा जो आपने कहा ना, मीडिया ने, क्योंकि हमारे देश में सबको आदत है, जो बड़ा नेता कोई जाता है तो उसके पीछे या तो नाराजगी से पीछे जाता है या उसके अपने फैमिली किसी को सेट करने की कोशिश करता है। तो खासकर सीपीएम लेफ्ट पार्टीज में ऐसा नहीं होता। उन्होंने साफ दिखाया, इतने बड़े बड़े लीडर, मानिक सरकार इतने साल मुख्यमंत्री रहे, प्रकाश करात, बृंदा करात, सुभाषनी अली, जो एक तरह का फेज थे, और किस आराम, किस शांति के साथ उन्होंने अपने आप जगह छोड़ी, क्योंकि उन्होंने खुद ने डिसाइड किया था पिछली पॉलिट ब्यूरो ने, जो 75 साल से ऊपर कोई आदमी पॉलिट ब्यूरो में नहीं रहेगा, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। सिर्फ केरल के मुख्यमंत्री को रखा है। हाँ, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, और जैसे कि जानते हैं लेफ्ट पार्टीज में व्यक्ति केंद्रित नहीं होता, तो पॉलिसी लेवल पे पार्टी इंटरवेंशन करेगी, और इसलिए वो बीजीएन को वहां पर रखा गया है। एक वो एक्सप्रेशन है जो उनको छोड़ा गया है, बाकी लोगों ने खुद से अपने आप को बाहर कर लिया है। और एमए बेबी जहां तक बात है, एमए बेबी एक तरह के अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, ईसाई समाज से आते हैं। उनका पूरा नाम मैंने भी बाद में सुना, मरियम अलेक्जेंडर बेबी नाम है उनका, और वो और खास तौर पे केरल से आते हैं। और जहां तक की एक बात है, जो ये मुझे भी बड़ा शॉकिंग लगा, जो ये दूसरे जनरल सेक्रेटरी हैं सिर्फ केरल से आ रहे हैं, जबकि पार्टी का बहुत बड़ा आधार आज के समय में केरल पे ही है। लंबे समय से पार्टी सरकार में वहां रही है, और बेबी भी खुद भी बहुत लंबे समय से पार्टी के साथ स्टूडेंट समय से ही रहे हैं, और पिछले कई सालों से पॉलिट ब्यूरो के मेंबर रहे हैं, सब सीनियर मेंबर्स में से एक मेंबर थे, और क्योंकि बहुत सारे साथी पॉलिट ब्यूरो से जा रहे थे उनके, तो एक फेस के तौर पे एमए बेबी को रखा गया। लेकिन इसके अंदर बहुत जरूरी चीज, जो नव फांसीवाद और इसके अलावा जो पार्टी ने इसमें कुछ तय किया है, जहां उन्होंने साफ कहा, जहां आपने इंट्रोडक्शन में कहा था, जो आगे की रणनीति कौन होंगे, दोस्त कौन होंगे, दुश्मन कौन है, उसकी पहचान। तो सीपीएम ने इस कांग्रेस के अंदर जो अपना प्रस्ताव पेश किया, राजनीतिक प्रस्ताव, उसमें उन्होंने साफ तौर पे जिक्र किया है, जो अब वो ग्रामीण मजदूर और ग्रामीण गरीब की ही बात कर रहे हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट है उस कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाते हुए गरीबों के हक में बात करेगी। और इसमें उन्होंने अपने दोस्त चुने हैं, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक, पहले वो पार्टी को मजबूत करेगी, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट को मजबूत करेगी, उसके बाद नेशनल लेवल पर सेकुलर फोर्सेस को एकजुट करके और हराएगी। उसका पहला टास्क है बीजेपी को हराना। हालांकि ये बात बहुत लंबे समय से करते रहे ये लोग, लेकिन इस बार जिसको लेकर ठोस, उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी साफ कहा है, कांग्रेस जो है वो जरूर हमारी लाइंस पार्टनर होगी बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन उसका वर्ग चरित्र जो है वो उसी वर्ग को रिप्रेजेंट करती है जिस वर्ग को बीजेपी और बाकी पार्टियां करती है। इसलिए लेफ्ट फ्रंट की उन्होंने बात की है। मुकुल, एक चीज जो कांग्रेस के बारे में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो महाधिवेशन है, इस महाधिवेशन का 64 साल बाद गुजरात में होना, और उससे भी बड़ी बात है कि जो 3 बुनियादी प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए गए, और जिस तरह से पहली बार हुआ कि पार्टी के टॉप से लेकर बॉटम तक को कुछ मुद्दों पर सहमति पर राहुल गांधी ले आए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी उसका चेहरा है। पहला मुद्दा जैसे जातिगत जनगणना, और उन्होंने बड़े दावे से कहा कि जातिगत जनगणना हम करा के रहेंगे, और इसमें किसकी हिस्सेदारी होगी, कितना पार्टिसिपेशन होगा, यह सुनिश्चित होगा। अभी तक पार्टी के बाकी नेता इस पर नहीं बोलते रहे, लेकिन मैंने बहुत ध्यान से सुना, आखिरी दिन तकरीबन जितने भाषण हुए उसमें जातिगत जनगणना की बात थी, रिप्रेजेंटेशन की बात थी, और यहाँ पर यह भी दांव खेला गया कि हम आरक्षण को भी आगे बढ़ाएंगे। तेलंगाना काफी किया, कर्नाटक नहीं किया। तो इसका क्या असर पड़ेगा आपको लगता है, क्योंकि चुनाव तो अभी इस समय उत्तर भारत में होने हैं, तुरंत चुनाव बिहार में है, तो क्या यह समीकरण कोई रंग खिलाएगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस अभी ये सोच के आगे की रणनीति पर एक पूरी तरह काम कर रही है, फोकस कर रही है, और ये उसके बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे वो जाति जनगणना की बात हुई, चाहे वो पिछड़े अल्पसंख्यकों की बात हुई।
न्याय की बात हुई, संविधान, ये सब वो लेकर चल रही है और आगे की रणनीति पर काम कर रही है। हाँ, तात्कालिक हमें शायद इसका असर अभी बहुत ज़्यादा बिहार और इस सब में देखने को ना मिले, पर वो गुजरात में कांग्रेस में जान फूंकना चाहती है और एक देश भर को मैसेज देना चाहती है गुजरात के जरिए। तो मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था कि गुजरात में जाकर अधिवेशन किया जाए, क्योंकि वहाँ इस समय मैंने जैसे बताया कि 2022 में केवल 17 सीट उसके पास आई थी 186 में से करीब, और 26 सीट है लोकसभा में, उसमें से एक सीट उसके पास थी 25 की 25, यानी वो गढ़ है अभी भी मोदी जी का। 30 साल से करीब शासन है तो वहां वो पर। उसी के नाम पर तमाम वोट भी मांगते हैं, तो उसके गढ़ में जाके चोट करना। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ी बातें हुई हैं, अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, सारा का सारा दारोमदार इसी पर है कि जमीन पर कैसे आएगा, क्योंकि अधिवेशन होते रहे हैं, बातें होती रही हैं, लेकिन उन्हें कैसे उतारा जाएगा। और हमने लोकसभा चुनाव में देखा ऐसी पूरी मुहिम चली, लेकिन अभी उसके उस तरह से परिणाम हमारे सामने नहीं आए, और जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है उसमें वो अभी मुझे लग रहा है कि वो जो फोर्स है, वो जो भीतर का एक फोर्स होता है, वो कम दिखाई दे रहा है कि इसे किस तरह निपटेंगे। अभी एक बड़ी गुडी सी बात हुई है मुझे लग रहा है, लेकिन अभी जितना बड़ा खतरा है उस हिसाब से उसे चैलेंज नहीं है। मुकुंद, आखिरी में इस मुद्दे पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भली भली सी बातें हैं, भली भली सी बातें 2024 से पहले भी थी, 2019 से पहले भी थी, और अगर आप देखिए तो 2014 से पहले भी थी। लेकिन आज जो सबसे बड़ा संकट है कि इतना बड़ा ऑनस्लॉट है लोकतंत्र पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, और इसमें जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसने सीधे सीधे कहा कि चुनाव ईवीएम को लेकर पहली बार नेशनल प्लेटफॉर्म पर बात हुई। महाराष्ट्र में किस तरह से जीते, इस पर सारे नेताओं ने बोला। सवाल है कि आप लड़ेंगे कैसे? सब कुछ तो सही है, जनता भी जान रही है कि आपका जनादेश चुरा लिया जाता है, लेकिन अभी दोनों ही जो अधिवेशन है वो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे 10 साल आपके पास हैं कि आप नीचे जाएंगे। कांग्रेस सोच रही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से बिल्डअप करेगी। अरे जनाब, इतना समय कौन दे रहा है आपको? नहीं, और ये चीज तो है, और दोनों अधिवेशन में एक चीज हुई है, दोनों की पार्टी की नई सीपीएम निकालने की कोशिश है, नई लीडरशिप, और इस अधिवेशन से एस्टेब्लिश हो गया जो कांग्रेस भी नई तरह की लीडरशिप है, और राहुल गांधी की लीडरशिप पे कोई क्वेश्चन नहीं। जो लीडर्स पुराने दिखते थे, इस अधिवेशन में देखेंगे वो लीडर गायब है। आपको इस अधिवेशन में चेहरे कौन दिख रहे हैं? इमरान प्रतापगढ़ी, उनका भाषण चलाया जा रहा है पेजेस से, कन्हैया कुमार, या फिर गौरव, या फिर वो आपके यहाँ पर जो राजस्थान के जो लीडर अपोजिशन है, राहुल गांधी ने स्पेशली उनको मंच पे बुलाया, और जिस तरीके से राम मंदिर में उद्घाटन के बाद उनका मंदिर का धुलवाया गया था, वो सारे इशू उठाए। तो एक दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक चीज और है, ये जान भी रहे हैं, जो हम बातें जितनी मर्जी कर ले, लीडरशिप जितना मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाषणों में बोले, जमीन पर संगठन की स्थिति कमजोर है, और इसीलिए दोनों का दारोमदार है। पहले संगठन को, अपने संगठनों को विस्तार करना है, उनको बढ़ाना है, इसीलिए दोनों का फोकस रहा है। लेकिन अब ये बात सही है, जो समय नहीं है, तो इन दोनों का, इनको अब ये सिर्फ एक संगठन पर अगर बात करेंगे तो जाहिर सी बात राजनीति में पीछे छूट जाएंगे। तो इनको दोनों काम एक साथ करना है। एक तरफ जहां राजनीतिक हमला है तो उस पर पुरजोर तरीके से विरोध भी करना है, दूसरी तरफ अपने संगठन को मजबूत भी करते जाना है। और कांग्रेस में खासतौर पर ये लगा है पिछले कुछ दिनों में, अब राहुल गांधी और जो नई लीडरशिप है वो ये चाहती है, जो हम पुराने लोगों पे बहुत दाव लगा चुके हैं, नए अगर दाव लगाना तो नए लोगों पे लगाएंगे, और इसीलिए नए नए तरह की लीडरशिप डेवलप, इंचार्जेस जितने नए बदले गए हैं, और इसी तरीके से सीपीएम में, कांग्रेस में देखिए जितने नए यूथ लेके आए हैं, वो सीसी के अंदर, केंद्रीय कमेटी के अंदर, या फिर पॉलिट ब्यूरो के अंदर भी अब उन्होंने जो नए चेहरे लाए हैं, विजू कृष्णन जैसे यंग लोग लेके आए हैं, किसान नेता है, इसके अलावा मरियम है, मोहम्मद सलीम है, मुस्लिम। तो ये जो पूरा समीकरण बिठाने की कोशिश है, और जो इनमें नई उम्मीदें लेकर आ रहे हैं, इनको उम्मीद है जो नई लीडरशिप नए तरीके से काम करेगी। अब तो समझ में आएगा जब नई लीडरशिप काम करने का मौका मिले क्या करते हैं। हाँ, मतलब थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय देना चाहिए, और कुछ समय रुककर फिर इसका विश्लेषण हो पाएगा सही, कि जो बातें हुई, जो प्रस्ताव पास हुए, जो संकल्प लिए गए, वो कितने जमीन पर किस तरह से उतारे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो नई टीम आई है दोनों ही जगहों पर, वो कितना उतार पाएगी अपने फैसलों को जमीन पर, यह देखना होगा। और खास तौर से चुनावी समीकरण में कैसे रोकेगी बीजेपी के रथ को, वह भी तब जब ईवीएम से लेकर, वोटर लिस्ट से लेकर हर तंत्र इस समय बीजेपी शरणम गच्छामी है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ। दूसरा मुद्दा ऐसा है जो जिस तरह से, जिस खामोशी से पारित किया गया डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, यह संसद में उस समय पारित हुआ जिस समय मणिपुर को लेकर कोहराम मचा हुआ था संसद के भीतर। आधे लोगों को पता ही नहीं चला कि इसके जरिए सूचना के अधिकार की हत्या की जा रही है।
इसमें जो क्लॉज डाला गया है 43A, उसमें आपने सीधे सीधे कह दिया कि अब भ्रष्टाचारियों के नाम नहीं पता चलेंगे, वे बचाए रखेंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ा खतरा जिस पर अब बात हो रही है कि आप पर, यानी हम पर, पत्रकारों पर, सिविल सोसाइटी के लोगों पर एक बड़ी गाज गिर सकती है। 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर आपने किसी व्यक्ति का नाम या डेटा पब्लिक डोमेन में उसकी मर्जी के बिना डाला। ऐसा अभी तक कभी नहीं था। आखिर इतना क्यों डर रही है और इस तरह से पिछले दरवाजे से सूचना के अधिकार की हत्या क्यों की है, इस पर बताएंगे मुकुंद। क्या है उनका पंच? भाषा इसमें साफ है, सरकार डेटा प्रोटेक्शन की आड़ में जो सूचना के अधिकार है उसको खत्म करने की कोशिश या उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। अब ये समय आ गया है जो इसको लेकर विपक्ष सजग रूप से लड़े, और खास तौर पे फिर से देखने को मिला है इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है तो वो भी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और आने वाले समय में इसको लेकर संसद और संसद के बाहर भी लड़ाई लड़ी जाएगी। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? मेरा मानना है कि जिस तरह ये सरकार सारे अधिकारों पर डाका डाल रही है, उसी कड़ी में सूचना के अधिकार पर भी ये गाज गिराई गई है और गोपनीयता की आड़ में भ्रष्टाचार छुपाने की एक कोशिश की गई है। भाषा, क्या है इस पर आपका पंच? एक बात बिल्कुल साफ है कि इलेक्शन बॉन्ड पर इतनी बुरी तरह से जली यह सरकार कि उसने सोचा कि अब हम सारे भ्रष्टाचारियों को बचाने का कवच देंगे और वह कवच भी चोर दरवाजे से देंगे। इसलिए इन्होंने एक ऐसे कानून में ऐसा क्लॉज डाला जिसके बारे में लोगों को बहुत बाद में पता चला। अब देखिए, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है और वह हत्या कर रहा है सूचना के अधिकार की। तो एक बात साफ है कि किसी भी तरह से भ्रष्टाचारी सुरक्षित रहें और पत्रकार और सिविल सोसाइटी डरी रहे कि भैया कब 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लग जाएगा, हम जेल चले जाएंगे। यह एक खौफ का माहौल भी है। मुकुल, जो दिखाई दे रहा है कि सूचना का अधिकार एक ऐसा कानून है जिसे लेकर लंबे समय से बहस चल रही है कि मोदी सरकार आने के बाद से कमिश्नर तक नहीं नियुक्त करती है, जानकारी नहीं देती है, उनकी जो कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है वह भी हम नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा तो था नहीं कि पहले से बड़ा रामराज चल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। फिर क्यों कोशिश की उन्होंने कि इस कानून के तहत, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, यह क्लॉज डाला गया? देखिए, अभी भी क्योंकि कानूनी तौर पर कुछ अधिकार थे सूचना के अधिकार के तहत, और 2005 में यह अधिकार बहुत जद्दोजहद, बहुत आंदोलन के बाद मिला है, जब कांग्रेस की सरकार थी और उसमें लेफ्ट पार्टीज का सहयोग था उसके साथ, तब ये सूचना का अधिकार हमें मिला है। 1990 से आंदोलन है, आप तो शायद वहां गई भी थी, राजस्थान से ही शुरू हुआ। अब क्या है कि उन्हें कोई भी जानकारी नहीं देनी है। दरअसल वो जानकारी अपनी मर्जी की देना चाहते हैं आपको। आप कोई जानकारी उजागर कर दें, उन्हें अब भी डर लग रहा है, क्योंकि वो जो ये सिविल सोसाइटी और ये कह रहे हैं, वो सिविल सोसाइटी नहीं मानती, इन्हें सबको अर्बन नक्सल मानती है। तो उनकी कलम पर भी रोक लगाना चाहती है, मोदी जी ये कहते हैं बार बार। तो वो कलम रोकने के लिए, वो आवाज उठाने के लिए आप अब इस जो ये अधिनियम आया, जो इसमें संशोधन डाला गया है, ये तो इसके तहत आप अगर ये पूछें कि इस पुल को किस ठेकेदार ने बनाया था, तो वो भी नहीं बताएंगे गोपनीयता की उसमें। तो फिर क्या रहा? ये सरकार किस बुनियाद पर आई थी? ये लोकपाल की बुनियाद पर आई थी। जन लोकपाल का आंदोलन था, उसके अन्ना जी के कंधे पे चढ़ के उधर अरविंद केजरीवाल आए थे और इधर पूरे देश में मोदी जी आ गए थे। जन लोकपाल, आपको किसी को पता है कि जन लोकपाल कौन है, क्या है? लोकपाल है किसी राज्य में, क्या है, क्या उसकी भूमिका है? कुछ नहीं दिखता है। तो ये एक के बाद एक सारे अधिकार, क्योंकि कोई भी सूचना ये देना नहीं चाहती, बार बार ये चाहे तो सारे अधिकार छीन रहे, चाहे वो ये इससे अलग नहीं है, चाहे वो वक्त में उन्होंने छीन लिया अधिकार, चाहे वो दूसरे मामलों में छीन रहे। तो उसी कड़ी में ये है कि हम जो चाहेंगे, जो आपने चुनावी बॉन्ड की बात कही, वहां से वो जली है वाकई। तो ये अब पानी भी फूक फूक कर पिएगी कि कोई भी चीज ऐसी ना निकल जाए, क्योंकि अदालत में तो चुनौती दी जा सकती थी, मांगा जा सकता था और देना पड़ता है कई चीजों में। तो वो ये चाह रही है कि ये सब कानून। अच्छा मुकुंद, ये बताइए, जो हम कहें वही सही। मुकुंद, ये बताइए कि इस पर इंडिया गठबंधन बहुत देर से ही जागा, काफी पानी बह गया उसके बाद जागा, लेकिन इसकी घोषणा उन्होंने अपने महाधिवेशन में कर दी थी कि वो इस पे स्टैंड लेने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसकी घोषणा उन्होंने गुजरात से कर दी थी।
सवाल ये है कि क्या आज जब इंडिया गठबंधन आया है इस मुद्दे पे, तो क्या कुछ तब्दीली हो सकती है, एक बड़ा चेंज हो सकता है? देखिए, एक चीज तो होगा, क्योंकि डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट पहले पास हो गया था, डिस्कोर्स से लेकिन पूरी तरह से गायब था। तो लेकिन जब देश की मेन अपोजिशन पार्टी एक साथ आके बोलेंगे तो पब्लिक में डिस्कोर्स जाएगा, और खासतौर में जितने क्लोजेज है वो बहुत खतरनाक है। हालांकि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन की मांग बहुत समय से है। सवाल यह है, इसी सरकार पर डेटा चोरी करने का, बेचने का, लीक करने का आरोप लगाते हो पेगासस जैसे जरिए। यही सरकार प्रोटेक्शन का एक्ट लेके आ रही है जिसका विरोध हो रहा है, क्योंकि उसमें वो गलत तरीके से लोग, अब एक रिपोर्टर के तौर पे आप नहीं लिख सकते इसमें करप्शन हुआ है, ये आईएएस इंचार्ज थे, इनकी इतनी प्रॉपर्टी बढ़ गई, इन्होंने इतना यहाँ पर जमीन लिया है, ये सब भी नहीं लिख सकते। तो खाली पीली तो, और इसमें और जुर्माना इतना भारी जो कई बार तो संस्थान ही बेच के दे देगा पूरा पैसा, तो भी नहीं भर पाइएगा आप। 200 करोड़ 250 संस्थान छापेगा ही नहीं, पहले ही खोजी पत्रकारिता अंतिम सांसें गिन रही है भारत में। जो इंडिपेंडेंट लोग कर रहे हैं उनके पास एक तो संसाधन नहीं है, उस पर इतना डर बैठा देना। कोई भी लिखने से पहले आप 4 बार चीज सोचना शुरू कर दें, इस तरह का डर बैठाया जा रहा है। हालांकि मुझे लगता है इसको लेके लोग कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सरकार की मंशा तो एक ये है जो सरकार के अंदर जो भी गड़बड़ियां चल रही हैं किसी भी सूरत पर उसको कोई सवाल ना उठाए। और ये अलग अलग जगह होता है हुआ, जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड था उसमें भी तो यही था, वो उसमें भी तो आरटीआई एक्ट को ही कमजोर कर रहे थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के तहत आपको पहले सबको सार्वजनिक सूचना देनी पड़ती थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में वो छुपाया गया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा और इनको मुक्की खानी पड़ी थी। मुझे ये लगता है भाषा, मतलब मैं बहुत साफ अगर शब्दों में कहूं तो मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र का आखिरी अध्याय चल रहा है, और विपक्ष की वो कार्यनीति कैसे होगी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। चाहे वो किसी बात पे जेपीसी बन जाए, वहां उनकी सारी आपत्तियां खारिज हो जाती हैं, चाहे वो किसी, अभी इस पर भी एक संयुक्त ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो चाह रहे हैं वो बुलडोज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पे बोल रहा है, तब भी वो नहीं सुन, वो किसी बात पे नहीं सुन रहे हैं। और एक देश एक चुनाव लाने जा रहे हैं, वक्फ बिल आ ही गया है, यूसीसी भी लागू, वो सारी चीजें पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं, तमाम सब चीजें, और गोपनीयता की आड़ में इस तरह से भ्रष्टाचार वो छुपा रहे हैं। जो मोदी जी कहते थे कि हम भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस रखेंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे, और वो भ्रष्टाचार युक्त भारत देने जा रहे हैं, और वो आप पता भी नहीं लगा सकते, बोल भी नहीं सकते कि हाँ इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया। नहीं, मुझे लगता है इतना भी अभी नहीं जो लोकतंत्र के लिए काला आखिरी अध्याय हो। अभी लोकतंत्र से ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ही है और इसी में उम्मीद करना चाहिए। विपक्ष और मजबूती के साथ सड़क पे उतरे, और जो उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित ना हो, क्योंकि देश में आज भी बहुत बड़ी आबादी है जिसको रिप्रेजेंट विपक्ष करता है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए सारी आपत्तियों के बावजूद संसद में इतनी बहस के बावजूद वक्फ बिल पास हो गया, सारी आपत्तियां खारिज हो गई, सारे संशोधन खारिज हो गए। देखिए एक बात तो बहुत जरूरी है मुकुल, यह भी समझना कि लोकतंत्र में और संसद के भीतर कितने नंबर्स हैं आपके, वो एक मायने बहुत मैं कह रहा हूँ, उसके लिए एक बड़ी कार्य योजना की जरूरत है। इसके लिए बहुत कार्य योजना की जरूरत है। और जहां तक बात है कि लोकतंत्र का अंतिम पल है, कहकर आप हंसे, यह कविता पढ़ते पढ़ते हम 2025 में पहुंच ही गए हैं। लेकिन ये एक बहुत दिलचस्प सीन ये है कि इस समय चोर दरवाजे से, ये हमें समझना पड़ेगा कि सूचना के अधिकार का व्यापक, क्योंकि इस्तेमाल जनता जनार्दन करती रही है, इसलिए जब भी इस पर हमला होता है, ठीक उसी तरह से जैसे मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में जब घुसाना होता है, तब वो चोर दरवाजा इस्तेमाल करते हैं। चोर दरवाजे का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर खुलकर कहा तो हो सकता है कि ज्यादा विरोध हो, और यहीं पर जनता की शक्ति मुझे लगता है निहित है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा ऐसा है जिस समय हम बात कर रहे हैं, आज देश भर में ज्योतिबा फूले को याद किया जा रहा है। समाज सुधारक ज्योतिबा फूले एक ऐसे क्रांतिकारी विचार के व्यक्ति जिन्होंने बड़े पैमाने पर बड़ी तब्दीली के लिए रास्ता खोला। सिर्फ लड़कियों की शिक्षा ही नहीं, विधवा विवाह से लेकर किसानों के हक की भी बात की, मजदूरों के हक की बात की। और उन पर जब फिल्म बनती है फूले, उस पर ऐसा कोहराम मचता है, ब्राह्मण समाज के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और ब्राह्मण समाज के प्रोटेस्ट के आगे सेंसर बोर्ड घुटने टेक देता है और कहता है कि भाई हम तो बाप बाप कर रहे हैं, इतने इतने संशोधन, इतने कट्स इसमें करो। वह भी तब जब थोड़े दिन पहले ही मलयालम फिल्म इमामपुरम को लेकर हंगामा मचा, उसको सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी, फिर भी 17 कट कराए गए। वजह बहुत साफ थी कि 2 मिनट 8 सेकेंड का उसमें फुटेज ऐसा था जो 2002 जेनोसाइड हुआ था मुसलमानों का गुजरात में, उससे उसकी रिजेंबलेंस थी। लेकिन फुले पर जो ऑब्जेक्शन है वह अब पब्लिक डोमेन में है,
और उससे पता चलता है कि मनुवादी सोच किस तरह से हावी है। यह अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। हाँ, भाषा जब प्रोपेगेंडा फिल्मों की बाढ़ आई है, उस समय एक तथ्य और सत्य आधारित फिल्म या एक ऐसी व्यक्तित्व पर फिल्म पर सेंसर लगना यह बताता है कि अब एक तरफा सच चलेगा, और वो सच जो उन्हें पसंद है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरह से इस पे हंगामा है, उससे एक बात साफ है कि आज की तारीख में इन्हें डर लगता है ज्योतिबा फूले से, इन्हें डर लगता है अंबेडकर से, क्योंकि उनके विचारों से इनका जो मनुवाद है वह खंडित होता है और जो हिंदू राष्ट्र का सपना है उस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। मुकुंद, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा साफ मानना है जो ये सिर्फ फिल्म पर सेंसर नहीं है, समाज के विवेक पर भी सेंसर लगाने की कोशिश हो रही है। और ज्योतिबा फूले वो ऐसे आदमी थे जिन्होंने समाज में शिक्षा के जरिए उजाला करने की कोशिश करी। आज उन्हीं के विचारों पर जिस तरह पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इनके विचारों पर पाबंदी इसलिए क्योंकि जो कह के गए वही फिल्म में दिखाया जा रहा है, उसी को आप देखना पसंद नहीं कर रहे, जो कि आज भी समाज में वो वास्तविक है और प्रासंगिक है, इसलिए उसको आप छुपाने। और जो ब्राह्मण समाज की बात है, वो ब्राह्मण समाज नहीं, और वो उसके ठेकेदार है कुछ जो लेके बाहर आ रहे हैं और वो समाज के ही खिलाफ चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। मुकुंद, जो आप कह रहे हैं कि ये समाज की सोच पर कंट्रोल करने की कोशिश है, सवाल ये है मेरा मानना कि जब विज्ञापन छपते हैं, जैसे आज ज्योतिबा फूले का है, 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है, इनकी जो विज्ञापन छपते हैं उसमें मोदी जी की फोटो रहती है और जिनकी जयंती होती है उनकी फोटो होती है, लेकिन उनके कोट नहीं होते हैं। आज भी जो अखबारों में छपा है उसमें मोदी जी के कोट हैं। क्या आपको लगता है कि गुलामगिरी के अगर कोट होता, क्योंकि गुलामगिरी की प्रस्तावना में ही पहली लाइन ही उन्होंने लिखी है कि ब्राह्मण, मनुवाद, यह जो पाखंड है इसको ध्वस्त करना जरूरी है, तो बड़ा संकट बीजेपी के लिए भी तो होगा। वही देख रहा था जब ये फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई, मैंने पढ़ना शुरू किया। गुलामगिरी सबने पढ़ी है, जो थोड़ा सा चेतन हुआ और पढ़ा आगे। अगर गुलामगिरी आज के समय में अगर ये लोग पढ़ा दिया जाए, इनको सामने सिर्फ गुलामगिरी को ऐसे ही पढ़ दिया जाए, तो मुझे लगता है अगर इनको ये समझना किताब है तो उसकी हत्या तक कर दे समाज, इस तरीके की हालात बनाए जा रहे हैं। तो अब जो अब उसमें क्या उस जाति की सवाल, अगर जो पीड़न जिसके साथ उसके बारे में ना बोला जाए, उसका नाम ना बताया जाए, उस समाज के बारे में ना बोला जाए, तो फिल्म जो वो सत्य आधारित फिल्म है, घटनाओं पर आधारित फिल्म है, उसमें आप अगर सेंसर बोर्ड ये कहता जो ये भ्रामक जानकारी है या सूचना गलत है तो समझ में आता है, लेकिन वो भावनाएं बिगड़ जाएंगी, इस आधार पे आप सत्य को छुपाना चाहते हैं। आज भी समाज में, देश में क्या हो रहा है आपके दलितों के साथ और या बाकी समाज के साथ, और सबसे ब्राह्मण समाज कह रहा है, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने सबसे महिलाओं की शिक्षा की बात की ना, उसमें तो ब्राह्मण समाज की महिलाएं भी थी जिनको नहीं पढ़ने दिया, सबसे पहले वही पढ़ने गए। तो अगर आपको अपने समाज की चिंता नहीं हो रही, अगर आपको अपने समाज की 50% आबादी को नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, और एक व्यक्ति जिसने उसके लिए लड़ाई लड़ी और पढ़ा के आगे बढ़ाया, तो आप कौन से समाज की बात कर रहे हैं? लेकिन मुकुल, ये दिखाई दे रहा है कि इसे लेकर जिस तरह से एक पब्लिक डिस्कशन होना चाहिए था, लीडर्स को बोलना चाहिए था, क्योंकि ओबीसी समाज के लीडर के तौर पर भी ज्योतिबा फूले को पेश किया जाता है। और यहाँ मैं ये बात जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि अंबेडकर ने जिन 3 लोगों को अपना गुरु माना था उसमें ज्योतिबा फूले भी थे, उनके अलावा कबीर थे और उनके अलावा बुद्ध थे। तो अब आप देखिए कि यह भी बड़ी हैरानी है कि इसे लेकर ज्यादा बाकी समाज में बड़ी खामोशी है। नहीं, तो वो खामोशी तो इसलिए है क्योंकि एक बड़े समाज को इस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो मैंने जैसे कहा ना, प्रोपेगेंडा फिल्मों की बाढ़ आई है, और उन प्रोपेगेंडा फिल्में जैसे अभी आई छावा के जरिए, वहां के मुख्यमंत्री ने बताया कि सत्य उद्घाटित हुआ है। अभी एक साबरमती फिल्म आई, उस पर प्रधानमंत्री ने कहा सत्य उद्घाटित हुआ है। उन फिल्मों से सत्य उद्घाटित हो रहा है, लेकिन फूले की फिल्म से सत्य उद्घाटित नहीं हो रहा है। अब तो उन्हें हर चीज पे आहत होने का एक तो बड़ा फैशन, एक अलग से मंत्रालय बना देना चाहिए, आहत मंत्रालय। अभी स्टैंड अप कॉमेडी कुणाल कामरा वाला आपने केस देखा ही, उस पर आहत हो गए। तो जहां वो 3 गुरु हैं उनके, आपने बताया, वाकई में अगर ये 3 गुरु आज होते, बुद्ध के विचार भी वो पब्लिश नहीं करते हैं, कबीर के विचार भी वो पब्लिश नहीं करते हैं, फूले के विचार भी वो पब्लिश नहीं करते हैं, अंबेडकर जी के बस उतना चीज चाहिए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ उनकी तस्वीर होनी चाहिए, उनकी मूर्ति चाहिए, उस पर वो नमन कर दें। जैसे वो संसद जाते हैं, संसद की सीढ़ी पर झुक जाते हैं, उन्होंने संसद ही बदल दी। उसके बाद संविधान को नमन करते हैं, तो संविधान की जितनी प्रस्तावना है, जितने अधिकार हैं, उन सबकी कटौती कर रहे हैं। तो एक बहुत चालाकी से मुझे लगता है। और जो आप ब्राह्मण महिलाओं की बात करते हैं, इसलिए हम जो कहते हैं, हम
ब्राह्मणवादी समाज नहीं कहते, ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज। तो पूरा का पूरा जो ये था उसी के खिलाफ, चाहे वो फुले की लड़ाई थी, चाहे अंबेडकर जी की लड़ाई थी, चाहे किसी की भी थी। तो इन्हें भगत सिंह भी, इनके पोस्टर में आप देखिए भगत सिंह भी दिख जाएंगे, लेकिन उन पर तिलक लगा देंगे। तो उनके विचार तो अगर आज हो और उनके विचार आप पढ़ा दें तो मुझे लगता है कि आप पे वही 250 करोड़ जो वो ला रहे हैं, तो वो उससे भी ज्यादा कोई 500 करोड़। और ये भी बड़ी हैरानी है मुकुंद कि जिस समय यह सब हो रहा है, क्योंकि इसमें जो क्लॉज बाय क्लॉज पब्लिक डोमेन में डाला है लोगों ने कि क्या ऑब्जेक्शन है, तो पहला एक ऑब्जेक्शन ये भी है कि आपने महार कैसे शब्द बोला, मतंग कैसे बोला, आपने ये कैसे बोल दिया कि ब्राह्मण समाज गोबर फेंक रहा था, या आपने ये कैसे कह दिया कि जाति की जो व्यवस्था है वो 3000 पुरानी है, शोषण की। ये सारे शब्द जो हमारे सामने आए हैं, और ठीक उस समय जब सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। कोई दलित दूल्हा घोड़े पे नहीं बैठ सकता है, दलित बच्ची के साथ बलात्कार और यौन हिंसा एक नया नॉर्मल बन गया है। तो ये बड़ी एक विडंबना दिखाई देती है कि वो कह रहे हैं कि भैया जाति का नाम ना लो, उसमें एक ऑब्जेक्शन किया है कि जाति की जगह उसे वर्ण कर दो, ताकि लोगों को समझ ही ना आए जाति है ही ना। अच्छा ये बताइए, जब वो बोल रहे गोबर किसने, ब्राह्मणों ने नहीं फेंका, मान लिया ब्राह्मणों ने नहीं फेंका, किसने फेंका उसका तो बताएंगे ना किसने फेंका। अब ये सेंसर के नाम पर, और ये फैक्ट, ये अगर कोई भी कहीं पे भी थोड़ा सा भी समाज को जानता है, वो सब जानते हैं कौन समाज क्या काम कर रहा है, महार के आज भी क्या काम कर रहे हैं देश के अंदर, और किस तरीके से उनके सामाजिक स्थिति क्या है आजादी कितने साल बाद भी। तो ये तो दिखा रहा है जो जानबूझ के समाज की जो सच्चाई है उसको छुपाना। और ये साफ दिखाता है जो बीजेपी जितना मर्जी कह ले हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, असली चेहरा उसका आज भी हार्डकोर हिंदुत्व ब्राह्मणवाद के पीछे छुपा हुआ है। और पीछे से वो अंबेडकर की जयंती पे छुट्टी कर दे, महावीर जयंती पे कल छुट्टी कर दी जी। और महावीर और इनके जो बुद्ध थे उनके बारे में क्या, अभी गया के अंदर जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं, जो उनके बौद्ध मंदिर को कब्जा करने की कोशिश हो रही है, उस पर कौन चर्चा कर रहा है? उस पर वही लोग कर रहे हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, जो उनके नाम पर दिल्ली में जयंती मना के पोस्टर रिलीज करके बैनर लगवा रहे सरकारी पैसों पर। वो उनके विचारों को कहाँ मानते हैं? गुलामगिरी, अब जितने सुधारक के नाम पर ये पोस्टर और निकालते छुट्टियां, उन्हें किताबों को कोट करना शुरू कर दें। स्कूल्स के अंदर क्या कर रहे हैं आप? अंबेडकर को हमारे देश में सिर्फ इन्होंने नहीं, कांग्रेस ने भी। मैं मुकुंद कहूंगा, देखिए किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, विचार जानने की कोई जरूरत नहीं। जब उन्होंने इतनी बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल रखी है, उनका आईटी सेल सुबह सुबह आपके व्हाट्सएप पे मैसेज गुड मॉर्निंग के साथ फेक न्यूज भेज देता है, तो आपको तथ्य चाहे फिल्म के जरिए हो चाहे किताबों के जरिए वो जानने की मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं। और इन्होंने जहां वो आपने भी कहा कि दलित बच्ची और दलित दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, ये तो छोड़िए, सांसद विधायक पूर्व मुख्यमंत्री अगर कोई मंदिर चला जाए उस मंदिर को स्वच्छ किया जाता है, गंगा जल से उसकी धुलाई की जाती है। एक सांसद विधायक चुने हुए प्रतिनिधि को भी ये गुंजाइश नहीं है कि वो मंदिर में जा सके। और ये बात करते हैं बड़ी बड़ी, उधर मोहन भागवत अभी क्या कर रहे हैं, सबके लिए एक जैसा पानी, एक जैसी व्यवस्था हो। अरे पानी पीने पर हत्या कर दी जाती है, पानी पीने पर उनका घड़ा छूने पर बच्चों को पीट पीट के अधमरा कर दिया जाता है। ये तो इस देश में है। तो इस पे, और तो ये फिल्म अगर ऐसी चीजें बताएगी और आपको जागरूक करेगी तो उससे, लेकिन देखिए मुकुल, मुझे अंत में जरूर ये लगता है कि इन्हें अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पे पूरा भरोसा नहीं है, और इसीलिए ये हर बार इस तरह की फिल्मों पर, इस तरह की किताबों पर हमलावर होते हैं, इस तरह के पत्रकारों पर, इंस्टीट्यूट्स पर हमला होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि व्हाट्सएप का गुब्बारा एक दिन तो फट ही जाता है जब जमीन पर आता है। और फिल्म का जो असर होता है वो दूरगामी होता है, चाहे वो मलयालम फिल्म में से सीन हटवाने हो, या फिर माफी मंगवानी हो, या फिर फूले फिल्म को इस तरह से कट्स दर कट्स काटने की कोशिश हो। तो मुझे लगता है कि यह एक बड़ी तस्वीर आज की तारीख में हमारे पास है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। तमाम लोगों से अपील है, देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए न्यूज़ क्लिक और इंडिया की बात। नमस्कार।